नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और इसका भाग 2 तक हमने बता दिया है, जिसमें हमने लघु बीजाणु जनन के बारे में विस्तार से वर्णन किया। लघु बीजाणु क्या होता है? तो पुष्पीय पौधों का नर युग्मक होता है और इसका निर्माण नर भाग पुमंग पर होता है। पुमंग की इकाई पुंकेसर है और पुंकेसर में नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे बोला जाता है लघु बीजाणु। ये इसी को परागकण भी कहा जाता है। और ये जो लघु बीजाणु है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है और इसके बारे में प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। आज के वीडियो में हम वहीं से आगे के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम रिवाइज करेंगे। तो जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन। और लघु बीजाणु जनन से आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो टॉपिक है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीवियस सेशन का रिवाइज करेंगे। बताया गया लघु बीजाणु जनन के बारे में, ठीक है, लघु बीजाणु जनन, ठीक है, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है? लघु बीजाणु जनन क्या होता है? तो नर युग्मक जो है लघु बीजाणु होता है और नर भाग में इस नर युग्मक यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है? तो जो पुंकेसर है, पुंकेसर जो है नर भाग होता है, नर जनन भाग होता है पौधों का। और पुंकेसर में जब उसका काटा जाता है तो उसमें समान प्रकार की कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका को नाम दिया जाता है विभोज्योतकी कोशिकाएं। और विभोज्योतकी कोशिका में एक प्रकार की कोशिका होती है जिसको बोला जाता है अधः स्तरीय कोशिका। क्या चीज? तो अधः स्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है, अधोस्तरीय कोशिका। और अधोस्तरीय कोशिका में कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर जाती हैं और उन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है प्रप्रसु कोशिका, प्रप्रसु कोशिका, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रप्रसु कोशिका। यहाँ पे क्या है? तो ये लघु बीजाणु जनन है। तो अधोस्तरीय कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? परागकोश में, और उसमें से विकसित होकर के बनाती हैं प्रप्रसु कोशिका। प्रप्रसु कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और यह दो प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है। एक को बोला जाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इंग्लिश में बोला जाता है इसे प्राइमरी पेरिएटल सेल, ठीक है। और दूसरे को बोला जाता है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है वह 3 से 5 स्तरों का निर्माण करती है, 3 से 5 स्तरों का। एक को कहा जाता है अंतः स्तर, अंतः स्तर। दूसरे को बोला जाता है मध्य स्तर, मध्य स्तर। और तीसरे को बोला जाता है टेपिटम, टेपिटम। इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में बता दिया है, अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। ये जो प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन और ये बनाता है क्या? लघु बीजाणु मातृकोशिका। इससे क्या बनता है? लघु बीजाणु मातृकोशिका। और ये जो लघु बीजाणु मातृकोशिका है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4
4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये क्या है? तो लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु। ठीक है, 4 अगुणित लघु बीजाणु है। क्या है ये? अगुणित है। ठीक है, चीजों को ध्यानपूर्वक समझना है, यानी कि एन में है, अप्लाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है विभाजित होकर के अर्धसूत्री विभाजन करके बनाती है, अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करती है, और इसी को परागकण भी कहा जाता है। परागकण भी इसी को कहा जाता है। समझते चलना है यहाँ पे। तो ये जो है अगुणित होती हैं कोशिका, यानी कि एन में होती हैं, लेकिन यहाँ पे जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका विभाजित हो रही होती है तो ये चारों जो बीजाणु है, बीजाणु लघु बीजाणु, वह विभाजित नहीं होता है। कहने का मतलब एक ही में जुड़ा रहता है, एक ही साथ संलग्न रहता है, अलग अलग भागों में विभाजित नहीं होता है, और उसी को बोला जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क। जब ये चारों लघु बीजाणु मातृ कोशिका से विभाजित होकर के जो 4 नए लघु बीजाणु बन रहे हैं, चारों एक दूसरे में जुड़े रहते हैं, और इसी को बोला जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। यानी कि ये वाले जो पार्ट है, ये वाला भाग है, ये चारों एक दूसरे में जुड़े होते हैं। चारों अगुणित लघु बीजाणु एक दूसरे में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, लगे होते हैं, और इसी को नाम दिया जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। इसे ही कहा जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। तो आपने समझ लिया कि लघु बीजाणु चतुष्क क्या होता है। अब लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार हम जानेंगे। लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कई प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क देखे गए हैं, जिसमें 2-3 प्रकारों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और वहीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आपको बने रहना है, और सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे, और आपको खूब ही अच्छे से समझ में आने वाला है। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो इसे आप नोट करें, और उसके बाद से अब हम जानेंगे क्या? लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार। लघु बीजाणु चतुष्क का प्रकार, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इसे आप लोग नोट करें और आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग आएगा वो क्या है? लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। तो लघु बीजाणु जो चतुष्क होते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं, यानी कि ये निम्न प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे, ये निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। अब पहला क्या होगा? पहले पे अब हम चर्चा करेंगे युगपत प्रकार। युगपत प्रकार, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस टाइप। ठीक है, युगपत प्रकार यानी कि साइमल्टेनियस टाइप, ये क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को यहाँ पर लिखेंगे, जो भी इससे रिलेटेड लैंग्वेज है, और उसके बाद से चीजों को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो क्या है ये? ध्यान देना है। जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण न हो, तो इसे युगपत प्रकार का लघु बीजाणु
चतुष्क निर्माण कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण कहते हैं। इस प्रकार से बने लघु बीजाणु चतुष्क कार्यनीति यानी कि टेट्राहेड्रल मैनर में विन्यासित रहते हैं। इस प्रकार के चतुष्क को चतुष्कीय चतुष्क यानी कि टेट्राहेड्रल टेट्रॉड कहते हैं। टेट्राहेड्रल टेट्रॉड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा ये जो लैंग्वेज है इसका लिख लिया युगपत प्रकार का, यानी कि साइमल्टेनियस टाइप चतुष्क क्या होता है। तो जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण नहीं होता है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान भित्ति का निर्माण नहीं होता है, तो इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क को युगपत प्रकार बोला जाता है। ठीक है, कौन सा प्रकार? युगपत प्रकार, साइमल्टेनियस टाइप। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये है जो है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और इसके बाद से इसमें जो केंद्रक है ना, इसका विभाजन हो जाएगा, केंद्रक का विभाजन। लेकिन इसका जो यहाँ पे जीव द्रव्य है इसमें कोई भी विभाजन नहीं होगा। वही तो लिखा गया कि विभाजन के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार की भित्ति का निर्माण नहीं होता है, किसी भी प्रकार की भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसके बाद से होता है क्या चीज? तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये दोनों केंद्रक फिर से विभाजित हो जाते हैं और 4 केंद्रक का निर्माण करते हैं, या 4 लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का जो है 4 लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। ठीक, ऐसे। उसके बाद से क्या होता है कि ये विकसित होता है, और विकसित होने के बाद इसमें इस तरह की संरचना बनती है, और यहाँ पर ये जो है चतुष्फलकीय चतुष्का यानी कि चतुष्कीय चतुष्क का निर्माण हो जाता है। किसका? चतुष्कीय चतुष्क का। यहाँ पे 3 दिखाया गया है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होती है ना वो 3D होती है। जैसा कि पासा होता है ना, उसका स्ट्रक्चर 3D होता है, और यदि इसको यहाँ पे रखा जाए तो 3 साइड दिखाई देता है और एक साइड ढका होता है। उसी प्रकार से इसके पीछे जो है एक और केंद्रक है, लघु बीजाणु है। ठीक है, एक और लघु बीजाणु है, लेकिन उसको हम दिखा नहीं सकते क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है? 3D स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार के चतुष्क को बोला जाता है चतुष्कीय चतुष्क। इसी प्रकार के चतुष्क को बोला जाता है चतुष्कीय चतुष्क, और इस प्रकार के चतुष्क को कहा जाता है युगपत प्रकार। कौन सा? युगपत प्रकार। ठीक है, इसका विन्यास जो है चतुष्कीय चतुष्क है, टेट्रॉड, यहाँ पे टेट्राहेड्रल टेट्रोड है, और इस प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क को बोला जाता है युगपत प्रकार। बातें समझ में आ गई होंगी। इसका एग्जाम्पल है क्या चीज?
तो ये किस तरह के पौधों में देखने को मिलता है? तो ये जो है द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। उदाहरण, द्विबीजपत्री पौधे। तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जो है युगपत प्रकार का चतुष्क पाया जाता है, लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है। तो इतनी बातें आपने समझ लिया, इसका लेना है स्क्रीनशॉट और इसको जो है नोट्स बनाते रहना है। ये सारी चीजें जो है आपके नोट्स की है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे जाना जाएगा दूसरा लघु बीजाणु चतुष्क। दूसरा लघु बीजाणु चतुष्क ये क्या होता है ये जाना जाए। दूसरा नंबर पे आ जाएगा क्या चीज, तो ये है दूसरा क्रमानुसार प्रकार। इसको बोला जाता है सक्सेसिव टाइप। क्रमानुसार प्रकार, सक्सेसिव टाइप, ये क्या होता है? तो ध्यानपूर्वक चीजों को देखना है। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ चीजें नोट करेंगे और उसके बाद से जो इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसे कि पहला हम लोगों ने युग्मन प्रकार में किया और वे जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बारे में हम नोट कर लेते हैं। जब लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो तथा भित्ति का निर्माण भी होता है। भित्ति का निर्माण भी होता है। तब इस प्रकार के चतुष्क निर्माण को क्रमानुसार प्रकार का चतुष्क निर्माण कहते हैं। इसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई पड़ते हैं। इसे समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। इसी को बोला जाता है समद्विपार्श्व चतुष्क। इंग्लिश में बोला जाए तो आइसोबाइलेटरल टेट्रॉड। ठीक है, समद्विपार्श्व चतुष्क या इसी को बोला जाता है आइसोबाइलेटरल टेट्रॉड। इसी को बोला जाता है आइसोबाइलेटरल टेट्रॉड। देख लिया जाए यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे ये है लघु बीजाणु मातृकोशिका। क्या है ये? लघु बीजाणु मातृकोशिका। और ये जो है इसका केंद्रक है। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट
और इसमें एक केंद्रक दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है और इसके साथ साथ ये जो जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, इसमें भी विभाजन हो जाता है, इसमें भी भित्ति का निर्माण हो जाता है। और इसके बाद से फिर क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। और अर्धसूत्री विभाजन में ये जो दो केंद्रक है, एक केंद्रक जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, उसके बाद से ये एक केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद से इसके बीच में क्या होता है, तो इसके बीच में भित्ति का निर्माण होता है और उसके बाद से ये विकसित हो करके चार लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं और चारों लघु बीजाणु एक ही तल में होता है, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में होता है। और इसी तरह के लघु बीजाणु को, इसी तरह के लघु बीजाणु चतुष्क को बोला जाता है आइसो बाइलेटरल टेट्रोड, आइसो बाइलेटरल टेट्रोड। इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, क्रमानुसार प्रकार में कि जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दो भागों में बट जाती है और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है भित्ति का निर्माण हो जाता है और जीव द्रव्य विभाजित हो जाता है। उसके बाद से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में दोनों केंद्रक फिर से विभाजित हो जाते हैं और चार अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं और उसके मध्य जो है भित्ति का निर्माण हो जाता है, जीव द्रव्य विभाजित हो जाता है। और उसके बाद से अंत में यह विकसित हो करके एक ही तल में चार नए लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं और चार नए लघु बीजाणु का निर्माण करने के बाद जो है इस तरह के लघु बीजाणु चतुष्क को बोला जाता है आइसोबाइलेटरल टेट्रोड। और इसका एग्जाम्पल है किस तरह के पौधों के पुष्पों में इस प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है, तो ऐसे पौधे हैं एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। तो एक बीज पत्री पौधों में जो है इस प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है, इसी को बोला जाता है आइसोबाइलेटरल टेट्रोड और इसी को हिंदी में बोलेंगे समद्विपार्श्व चतुष्क, समद्विपार्श्व चतुष्क। जैसे कि वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी विभाजन हो, केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी विभाजन हो और इसके साथ साथ इसमें भित्ति का निर्माण हो जाता है, तब इस प्रकार के चतुष्क निर्माण को बोला जाता है क्रमानुसार प्रकार का चतुष्क निर्माण कहते हैं। क्रमानुसार प्रकार का चतुष्क निर्माण क्या मतलब कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका का केंद्रक प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और साथ ही साथ जीव द्रव्य भी विभाजित हो जाता है, उसका जो कोशिका द्रव्य है वो भी विभाजित हो जाता है और बीच में भित्ति का निर्माण हो जाता है। उसके बाद से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में चार लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है और भित्ति का निर्माण हो जाता है और अंत में क्या होता है कि चार लघु बीजाणु एक ही तल में निर्मित हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो चार लघु बीजाणु का यहाँ पे हो गया निर्माण और इसे ही बोला जाता है समद्विपार्श्व चतुष्क। ऐसे ही चतुष्क को कहा जाता है समद्विपार्श्व चतुष्क। आइसोबाइलेटरल टेट्राड, समझ में आया चीजें? आइसोबाइलेटरल टेट्राड क्या होता है इसके बारे में हमने जानकारी दिया। अब हम जानेंगे क्या लघु बीजाणु मातृ कोशिका से निर्मित चार लघु बीजाणु का विन्यास क्या होता है। ये चारों लघु बीजाणु का विन्यास क्या होता है, ठीक है। लघु बीजाणु का विन्यास के बारे में अब बात किया जाएगा। अभी हमने देखा क्या, तो अभी देखा गया चतुष्फलकीय चतुष्क का एक विन्यास था और एक विन्यास क्या मिल गया, एक विन्यास मिल गया यहाँ पे समद्विपार्श्वीय चतुष्क का। इस तरह से कई सारे विन्यास होते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और उसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो इसका लेना है स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाते रहना है और चीज़ों को यदि समझ में आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। लघु बीजाणु चतुष्क के बारे में हमने यहाँ पे बात किया। लघु बीजाणु चतुष्क क्या होता है, तो ये चारों जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
एक 3D स्ट्रक्चर में हमने बात करी, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर में, और एक इस तरह से समतलीय एक ही तल में सभी को दिखाया गया, एक ही तल में चारों लघु बीजाणु को हमने दिखाया। बातों को समझना है, ये जो 3D स्ट्रक्चर है, एक जो लघु बीजाणु है ठीक इसके पीछे है, यही ना, इसी प्रकार के जो है चतुष्क का निर्माण हुआ, लघु बीजाणु चतुष्क का, जिसमें ये चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे किस प्रकार से ये चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो एक परत होती है, वो परत किसकी है, कैलोस की, ठीक है। कैलोस की परत से जो ये चारों लघु बीजाणु है ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैलोस से चारों ये लघु बीजाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैलोस नाम की परत से। अब हम बात करेंगे कि अब ये चारों लघु बीजाणु कैसे अलग होते हैं, किस प्रकार से अलग होते हैं। तो चारों लघु बीजाणु जो है कैलोस की परत नष्ट होती है किससे, तो टेपिटम से एक एंजाइम स्रावित होता है, एक एंजाइम स्रावित होता है। तो टेपिटम से एक एंजाइम स्रावित होता है, इस एंजाइम का नाम है कैलोस एंजाइम। कौन सा, कैलोस एंजाइम। और ये जो कैलोस एंजाइम है ना, इस कैलोस की परत को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, और जिससे ये चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रारंभ में ये चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चारों लघु बीजाणु, इसी को लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है। और ये जिस चीज से जुड़े होते हैं, जिस परत से, वो है कैलोस की परत। और टेपिटम स्तर से एक एंजाइम का स्रावण होता है, उसे बोला जाता है कैलोस एंजाइम। और ये कैलोस एंजाइम क्या करता है कि कैलोस परत को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद ये जो लघु बीजाणु है मुक्त हो जाते हैं, लघु बीजाणु है क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब हम जानेंगे क्या, चार लघु बीजाणु का विन्यास, ठीक है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से ये जो चार लघु बीजाणु बन रहे हैं ना, इनका विन्यास जानना है, ठीक है। इनका विन्यास क्या होता है, किस प्रकार से ये चतुष्क में विन्यासित होते हैं, इसके बारे में हमें बात करना है। क्या चीज, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से निर्मित चार लघु बीजाणु का विन्यास, चार लघु बीजाणु का विन्यास, चार लघु बीजाणु का विन्यास क्या होगा, किस विन्यास में ये रहते हैं। तो यहाँ पे जो है हम 5 प्रकार के लघु बीजाणु विन्यास की बात करेंगे। सबसे पहला है क्या, चतुष्फलकीय चतुष्क। पहला नंबर चतुष्फलकीय चतुष्क, इसी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल टेट्रॉड। ये क्या होता है, चतुष्फलकीय चतुष्क। तो जब चारों लघु बीजाणु, तो इसमें क्या होता है कि चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, तो चारों फलकों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पे, चारों फलकों पे उपस्थित होते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर है, और एक ठीक इसके पीछे होता है, 3 ही दिखाया जा सकता है, जैसे कि पासे में जो है आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे कौन सा, चतुष्फलकीय चतुष्क, चतुष्फलकीय चतुष्क। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, जब चारों लघु बीजाणु चारों फलकों पर उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के विन्यास को इसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय चतुष्क कहते हैं। और इसके बारे में बताया गया, इसका उदाहरण क्या होता है, तो उदाहरण बताया गया द्विबीजपत्री पौधों में इस तरह के चतुष्फलकीय चतुष्क को देखने को मिलता है। बात करेंगे अब दूसरा क्या होगा, समद्विपार्श्व चतुष्क।
समद्विपार्श्व चतुष्क, समद्विपार्श्व चतुष्क, इसे समझना है, यानी कि बाई लिटरल टेट्रॉड, बाइलेटरल टेट्रॉड, ये क्या है? तो जब चारों लघु बीजाणु एक ही तल में उपस्थित हो, चारों लघु बीजाणु एक ही तल में उपस्थित हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जाता है समद्विपार्श्व चतुष्क। इसका उदाहरण जाना जाए तो उदाहरण बताया गया एक बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पौधे, इसके बारे में हम लिख देते हैं। इसके बारे में तो जब चारों लघु बीजाणु एक ही तल में उपस्थित हो तो इस प्रकार के विन्यास को बोला जाता है समद्विपार्श्व चतुष्क। इसे ही बोला जाता है समद्विपार्श्व चतुष्क। तो दो चीजें यहाँ पे हो गया। उसके बाद से तीसरा जाना जाए, तीसरा क्या है? तो क्रासित टेट्रोड, क्रासित टेट्रोड, ठीक है, इसे बोला जाएगा इंग्लिश में डिकसेट टेट्रोड, इसमें क्या होता है? क्रोसित टेट्रोड में इसका विन्यास क्या होता है? तो जो चारों लघु बीजाणु है, चारों लघु बीजाणु जिसमें से दो जो होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, दो 90 डिग्री के विन्यास पे उपस्थित होते हैं और दो जो हैं इसी तरह से उपस्थित होते हैं, तो इस तरह के विन्यास को बोला जाता है क्रोसित टेट्रोड। और इसी के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे जब चार लघु बीजाणुओं में से चार लघु बीजाणुओं में से दो लघु बीजाणु एक दूसरे के 90 डिग्री के समकोण पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण होगा क्या? मैग्नोलिया, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा मैग्नोलिया। चीजों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्रोसित टेट्रोड में क्या होता है कि दो लघु बीजाणु 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। कितने? 90 डिग्री के कोण पे उपस्थित होते हैं और इसी तरह के टेट्रोड को बोला जाता है क्रोसित टेट्रोड। बात किया जाए यहाँ पे चौथा क्या है? रेखीय चतुष्क, इसको बोला जाएगा इंग्लिश में लीनियर टेट्रोड। बोला जाएगा क्या चीज? तो रेखीय चतुष्क यानी कि लीनियर टेट्रोड। इसमें क्या होता है कि ये जो चारों लघु बीजाणु होते हैं एक रेखा में उपस्थित होते हैं, ठीक है, एक रेखा में उपस्थित होते हैं चारों लघु बीजाणु, तो इसी को बोला जाता है रेखीय चतुष्क यानी कि लीनियर टेट्रोड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हैलोफिला। उदाहरण हो जाएगा क्या चीज? तो उदाहरण हैलोफिला, देखते रहना है। उदाहरण हो जाएगा इसका हैलोफिला। अब इसके लैंग्वेज को लिखते हैं, क्या है ये? जब चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के समानांतर
समानांतर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के चतुष्क को बोला जाता है रेखीय चतुष्क। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हाइलोफिला। क्या चीज? तो हाइलोफिला। बातें समझ में आई? उसके बाद से जो पांचवा आएगा, पांचवा नंबर पे, वो है क्या? टी आकार का चतुष्क। टी आकार का चतुष्क यानी कि टी सेप्ड, टी सेप्ड टेट्रोड। इसके बारे में समझना है। टी आकार का चतुष्क, टी आकार का चतुष्क ये क्या है? सबसे पहले इसका एग्जाम्पल का बात किया जाएगा तो एग्जाम्पल होगा एरिस्टोलोकिया। उदाहरण देख लिया जाए, एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया पौधे में जो है इस आकार का अभिविन्यास होता है चारों लघु बीजाणुओं का, चारों लघु बीजाणुओं का। इसमें क्या होता है? इसमें जो है दो जो होते हैं लघु बीजाणु, वह अनुप्रस्थ स्थिति में व्यवस्थित होते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति में, और दो जो होते हैं ना अनुदैर्ध्य स्थिति में व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से एक टी आकार बना लेते हैं और इसी को बोला जाता है टी आकार का चतुष्क। क्या? टी आकार का चतुष्क। और इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या है ये? जब चार लघु बीजाणुओं में से दो अनुप्रस्थ एवं दो अनुदैर्ध्य रूप में व्यवस्थित होते हैं तो उसे बोला जाता है क्या चीज? टी आकार का चतुष्क। इसे ही बोला जाता है टी आकार का चतुष्क। तो यहाँ पे चार लघु बीजाणु का विन्यास क्या होता है? जो मातृकोशिका में, लघु बीजाणु मातृकोशिका में चार लघु बीजाणु बनते हैं, उसका विन्यास। तो सबसे पहला क्या है? चतुष्फलकीय चतुष्क यानी कि टेट्राहेड्रल टेट्रोड। इसका उदाहरण है द्विबीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। इसमें क्या होता है कि चारों जो बीजाणु होते हैं ना, लघु बीजाणु, चारों फलकों पे होते हैं, चारों फलकों पर होते हैं। यहाँ पे 3 दिखाया गया और चौथा जो है इसके पीछे होता है क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा क्या है? समद्विपार्श्व चतुष्क। इसके भी बारे में वर्णन किया गया। बाइलेटरल टेट्रोड। इसका उदाहरण है एक बीजपत्री पौधे। जब चारों लघु बीजाणु एक ही तल में व्यवस्थित हो तो इस तरह के चतुष्क को बोला जाता है समद्विपार्श्व चतुष्क। उदाहरण हो जाएगा एक बीजपत्री पौधे। क्या चीज? तो एक बीजपत्री पौधे। उसके बाद से तीसरा है क्रॉसित टेट्रोड, डिस्क से टेट्रोड। इसमें क्या होता है? सबसे पहले एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका उदाहरण है मैग्नोलिया। क्या चीज? तो मैग्नोलिया। इसमें क्या? तो जब चार लघु बीजाणुओं में से दो लघु बीजाणु एक दूसरे के 90 डिग्री के समकोण पर उपस्थित है, 90 डिग्री के समकोण पर उपस्थित है, तो इस तरह के टेट्राड को बोला जाता है क्रॉसित टेट्राड यानी कि क्रॉसित चतुष्क। उसके बाद से चौथा है रेखीय चतुष्क यानी कि लीनियर टेट्रोड। क्या? लीनियर टेट्रोड। और इसमें क्या है? इसका एग्जाम्पल है हाइलोफिला, हाइलोफिला। ठीक है, हाइलोफिला में जो है ये देखने को मिलता है और चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के समानांतर रेखीय क्रम में होते हैं। ठीक है, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और उसके बाद से जो पांचवा है टी आकार का चतुष्क, टी सेप्ड टेट्रोड। और इसमें क्या है? इसका एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया। और इसमें चार लघु बीजाणु में से दो अनुप्रस्थ स्थिति में होते हैं व्यवस्थित और दो अनुदैर्ध्य स्थिति में व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से एक टी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना क्या? तो लघु बीजाणुओं का विन्यास, जो चार लघु बीजाणु बन रहे हैं कहाँ पे? तो लघु बीजाणु मातृकोशिका से
तो उनका विन्यास क्या होता है इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। अब हम जानेंगे क्या चीज, तो लघु बीजाणु की संरचना, लघु बीजाणु का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें उपस्थित जो चीजें हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को लेना है स्क्रीनशॉट और इसका नोट्स बनाते रहना है। हाँ, तो अब हम लोग जानेंगे क्या, लघु बीजाणु या परागकण के बारे में, क्योंकि लघु बीजाणु की स्थिति हम लोगों ने जान लिया। अब लघु बीजाणु या परागकण क्या होता है इसके बारे में अब हम विस्तार से वर्णन करेंगे। ध्यानपूर्वक देखना है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस चल रहा है यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी, ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 जो कि है एनसीईआरटी। क्या चीज है, एनसीईआरटी। लघु बीजाणु अथवा परागकण, हेडिंग बना लेते हैं, लघु बीजाणु या इसी को बोला जाता है परागकण, यानी कि माइक्रोस्पोर और पोलिन ग्रेन, पोलिन ग्रेन्स, ठीक है। अब इसके बारे में लघु बीजाणु परागकण यानी कि माइक्रोस्पोर और पोलिन ग्रेन, इसके निर्माण के बारे में हमने बात कर लिया। इसके साथ साथ इसका विन्यास क्या होता है, लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार के बारे में और इसके विन्यास के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाएगा लघु बीजाणु या परागकण का। इससे पहले कुछ बातें यहाँ पे जाना जाए तो जो ये परागकण है ना, परागकण नर युग्म कोदभिद का, नर युग्म कोदभिद का, युग्म कोदभिद का मतलब होता है अगुणित रचना। क्या चीज, तो अगुणित रचना। तो ये प्रथम कोशिका होती है, क्या होती है, प्रथम कोशिका है। परागकण नर युग्म कोदभिद का प्रथम कोशिका है। दूसरी बात इसके बारे में जाना जाए कि यह अगुणित होता है, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड, हैप्लॉइड अगुणित रचना होती है। कौन सी रचना होती है, अगुणित रचना। तो ये बात याद रखनी है कि लघु बीजाणु यानी कि परागकण माइक्रोस्पोर पोलिन ग्रेन क्या है, तो नर युग्म कोदभिद है और उसकी प्रथम कोशिका है और यह अगुणित रचना होती है। कैसा होता है, अगुणित रचना। संरचना की बात किया जाए तो इसमें दो आवरण होता है, दो आवरण, ध्यान देना है यहाँ पे, एक ये वाला है और एक आवरण जो है यहाँ पे हम बना रहे हैं, दो आवरण होता है, ठीक है, दो आवरण होता है। इस तरह की संरचना होती है इसका, ठीक है। इसमें दो आवरण होता है, एक बाहरी आवरण है। चलो बाहरी आवरण को हम इसको जो है क्या कर लेते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे। पहले बाहरी आवरण को हमने यहाँ पे बनाया, देख लेना है यहाँ पे, ये है इसका कौन सा आवरण, बाहरी आवरण, ठीक है। बाहरी आवरण है ये वाला, भीतरी आवरण है। बाहरी आवरण को बोला जाता है बाह्य चोल, बाह्य चोल, इंग्लिश में बोला जाता है एक्जाइन, एक्जाइन। अब जो बाह्य चोल है एक प्रकार का पदार्थ का बना होता है और उस पदार्थ का नाम है स्पोरोपेलेनिन, स्पोरोपेलेनिन, स्पोरोपेलेनिन। स्पोरोपेलेनिन का जैविक अपघटन नहीं होता है, जैविक अपघटन नहीं होता है और जैविक अपघटन नहीं होने के कारण ये परागकण लंबे समय तक बना रहता है और जब वर्तिकाग्र से जुड़ता है अंकुरित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से ये वाला जो भीतरी आवरण है ना, इसको बोला जाता है अंतःचोल, अंतःचोल, इंग्लिश में बोला जाता है इंटाइन, इंटाइन, जो कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये जो अंतःचोल है किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का। बातें याद रखनी है, अंतःचोल किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ये जो बाह्य चोल है उसमें बीच बीच में इस तरह से क्या होते हैं, तो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है।
बीच बीच में जो है छिद्र पाए जाते हैं, इस छिद्र को जो है जनन छिद्र कहा जाता है। जनन छिद्र यानी कि इसी को बोला जाता है जर्म पोर। चीजों को समझना है यहाँ पे, जनन छिद्र यानी कि जर्म पोर, इंग्लिश में ही लिख देते हैं जर्म पोर। ठीक है, अब ये जो जनन छिद्र है इसका क्या काम है, क्या काम है इसका? तो इसका काम यही है कि वर्तिकाग्र पर जो पराग नलिका बनता है ना, तो पराग नलिका का निर्माण इसी जनन छिद्र द्वारा होता है। जैसे कि हमने बताया हुआ है यहाँ पे एक पुष्प की ये संरचना, ठीक है, एक पुष्प की ये संरचना है जिसमें ये वाला दल है, क्या है, दल है, और ये वाला इसका वाह्य दल है, वाह्य दल है, और ये वाला जो भाग दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये जायांग है, और इसमें ये वाला जो पार्ट दिखाई देता है बताया गया है ये क्या होता है, तो यही जो है आपका पुंकेसर होता है, और इसी में ये परागकण निर्मित होता है। जब ये परागकण यहाँ पे आता है तो वर्तिकाग्र पर इसी क्रिया को बोला जाता है परागण, बताया गया है यहाँ पे, इसी को बोला जाता है परागण। यहाँ पे आने के बाद ये जो जनन छिद्र है यहाँ पर एक नली बनाता है, जिस नली को बोला जाता है पराग नली, और इसी नली की सहायता से परागकण आगे जाता है और निषेचन की क्रिया होती है। ये सारा प्रोसेस बताया जाएगा। तो जनन छिद्र का यहाँ पे कार्य क्या है? जनन छिद्र का जो है कार्य यहाँ पे है इस पराग नलिका का निर्माण करना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बाह्य चोल होता है और अंतः चोल होता है। बाह्य चोल स्पोरोपेलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है और इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। अंतः चोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है और इनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य चोल खुरदुरा होता है और उसके बाद से बाह्य चोल व अंतः चोल के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको बोला जाता है जनन छिद्र यानी कि जर्म पोर, इसी को बोला जाता है जर्म पोर। और इसका काम क्या होता है? तो पराग नली का निर्माण, ठीक है ना, पराग नली का निर्माण जनन छिद्र का कार्य होता है। इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सेल है, तो सेल के अंदर केंद्रक होगा, तो सेल के अंदर जो केंद्रक होता है इस केंद्रक में होता है विभाजन और यह दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। ठीक है, एक बड़ा केंद्रक बनाता है और एक छोटा केंद्रक बनाता है। तो ये वाला जो है बड़ा केंद्रक है और ये वाला क्या है? छोटा केंद्रक है। ध्यान देना है, यहाँ पे एक बड़ा केंद्रक बनाता है और एक छोटा केंद्रक बनाता है। इस बड़ा केंद्रक को नाम दिया जाता है वर्धी केंद्रक, वर्धी केंद्रक, इसी को कहते हैं वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, इसे ही बोला जाता है वर्धी केंद्रक यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो ये छोटा केंद्रक होता है इसको बोला जाता है जनन केंद्रक। क्या चीज? तो जनन केंद्रक, जनन केंद्रक यानी कि जेनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? छोटे केंद्रक को जनरेटिव न्यूक्लियस बोला जाता है, जनन केंद्रक कहा जाता है, और बड़े को बोला जाता है वर्धी केंद्रक। क्या कहते हैं? वर्धी केंद्रक। उसके बाद से जनरेटिव केंद्रक के बाहर इस तरह से एक परत का, झिल्ली का निर्माण हो जाता है, झिल्ली का निर्माण हो जाता है और इसे नाम दिया जाता है जनरेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल, सेल यानी कि इसे ही बोला जाता है क्या चीज? तो जनन कोशिका, जनन कोशिका। और यही कोशिका जो है यहाँ पर आकर के विभाजित होती है और विभाजित होकर के नर युग्मक की रचना करती है। यही आपका क्या है? नर युग्मक है। चीजें समझ में आ चुका होगा। लघु बीजाणु या परागकण क्या होता है? तो आपको अब हेडिंग बनाना है क्या चीज? लघु बीजाणु या परागकण, और लिखना है यहाँ पे जो कि आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, परागकण नर युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह अगुणित होता है। परागकण दो आवरणों से ढका होता है। बाह्य आवरण कठोर एवं खुरदरा होता है जिसे बाह्य चोल एग्जाइन कहते हैं।
यह स्पोरोपेलेनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ का बना होता है जिस पर ताप, दाब, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जैविक अपघटन भी नहीं होता है। इसी कारण परागकण लंबे समय तक अवशेष के रूप में बचा रहता है। इस आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र द्वारा ही पराग नली निकलती है। तो ये जनन छिद्र है ना, इसी के द्वारा क्या निकलता है? पराग नली निकलता है, पोलन ट्यूब निकलता है। उसके बाद से बाह्य चोल के निचली परत को अंतःचोल कहा जाता है जो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। यहाँ पे पराग कण का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और विभाजित हो करके एक केंद्रक को बोला जाता है वर्धी केंद्रक और दूसरे को कहा जाता है जनन केंद्रक। जनन केंद्रक के बाहर एक झिल्ली का आवरण बन जाता है जो कि एक कोशिका का कार्य करने लगता है जिसे बोला जाता है जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका। और यही क्या है? नर युग्मक है। इस प्रकार से ये पूरा जो जीव द्रव्य है, यह जीव द्रव्य किसका हो जाता है? वर्धी केंद्रक वाले का। और ये जो है एक अलग कोशिका हो जाती है। इसमें कुछ रिक्तिका भी होती हैं, कई सारे इसमें पदार्थ भी देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे लघु बीजाणु या परागकण यानी कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का विस्तार से वर्णन। तो यहाँ पे जो है ये भी टॉपिक समाप्त हो गया। क्या? लघु बीजाणु या परागकण यानी कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। इसका लेना है आप लोगों को स्क्रीनशॉट और उसके बाद से अब जाना जाएगा पराग कोश का स्फुटन। ठीक है, अब इसे हम मिटाएंगे और अगला जो टॉपिक हो जाएगा क्या चीज? तो पराग कोश का स्फुटन। पराग कोश का स्फुटन कैसे होता है? पराग कोश स्फुटित होता है तभी तो उसमें से परागकण बाहर निकलेगा और परागण की क्रिया होगी। तो यही टॉपिक हो जाएगा पराग कोश का स्फुटन। स्फुटन यानी कि डेहिसेंस ऑफ एंथर, डेहिसेंस ऑफ एंथर समझना है यहाँ पे। अब पराग कोश स्फुटित होगा तभी तो परागकण बाहर निकलेगा, क्योंकि इसी पराग कोश में निर्माण होता है किसका? तो परागकण का। पराग कोश किसका भाग है? तो पुंकेसर का भाग है। किसका भाग है? पुंकेसर का भाग है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी इसकी संरचना के बारे में बनाया गया था, किस तरह से इसकी संरचना होती है। ठीक है, ये इसकी संरचना होती है और इसी को जो है हम लोग काटे थे तो कुछ इस तरह से संरचना दिखाया गया था। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखना है। यहाँ पे ऐसी संरचनाएं जो है दिखाई गई थी। इस तरह की संरचना दिखाई गई थी। ठीक है, ये जो है क्या है? तो ये वाला जो भाग है ये चार लघु बीजाणुधानी है। क्या है? लघु बीजाणुधानी है। और ये जो लघु बीजाणुधानी जहां पे जुड़ी होती है ना, इसको नाम दिया था स्टोनियम। ध्यान देना है यहाँ पे, क्या है? स्टोनियम, स्टोनियम, स्टोनियम। ठीक है, ये जो लाइन है ना ये दिखाई दे रही है, यही है क्या चीज? स्टोनियम। तो ध्यान पूर्वक सुनना है। परागकोश के स्फुटन के समय जो मध्य स्तर है और टेपिटम स्तर नष्ट हो जाता है। मध्य स्तर और टेपिटम स्तर जो है क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब बचेगा क्या? अंतः स्तर बचता है और इसके साथ साथ बाह्य स्तर बचता है, बाह्य स्तर बचता है। तो जो अंतः स्तर है ना, इसमें जल का ह्रास होता है। किसका? जल का ह्रास होता है। ठीक है, जल का ह्रास यानी कि जल की कमी होती है, जिस कारण से ये जो कोशिका है वो सिकुड़ती है। क्या चीज? तो सिकुड़ती है।
जिससे कि तनाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, और इसी खिंचाव के कारण ये जो स्टोनियम वाला भाग है ना, ये टूट जाता है, ठीक है, फट जाता है, और जिसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप ये जो पराग कण हैं परागधानी से बाहर निकल आते हैं। तो इसी क्रिया को बोला जाता है पराग कोश का स्फुटन, ठीक है। तो ये पराग कोश है वो क्या होता है, स्फुटित हो जाता है, स्टोनियम जो है क्या होता है, टूट जाता है, और जिससे पराग कोश स्फुटित हो जाता है, और इसी क्रिया को बोला जाता है पराग कोश का स्फुटन। अब ये बाहर निकला तो इसका विकास कहाँ पे होगा, तो इसका विकास होगा पुष्प के मादा भाग पे। कहाँ पे, मादा भाग पे। यहाँ पे निकल करके आएगा और परागण की क्रिया से पहुंचेगा यहाँ पे वर्तिकाग्र पे, और वर्तिकाग्र पर जो जनन पोर बताया गया ना वो क्या करता है, तो यहाँ पे निर्माण करता है पराग नली का। किसका, पराग नली का निर्माण करता है, और इसी पराग नली में पराग कण का विकास होता है। तो ये चीजें आप लोगों को स्पष्ट कर दिया गया। पराग कोश का स्फुटन वाला भी टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आपको हेडिंग बना लेना है पराग कोश का स्फुटन, यानी कि डेहिसेंस है भाई, ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, डेहिसेंस, ठीक है, डेहिसेंस है। तो ध्यान देना है यहाँ पे पराग कोश का स्फुटन यानी कि डेहिसेंस ऑफ एंथर, ये हेडिंग बनाना है, और इसमें लिखना है पराग कोश के स्फुटन के समय मध्य स्तर तथा टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पराग कोश भित्ति में केवल बाह्य स्तर और अंतः स्तर रह जाती है, बाह्य स्तर और अंतः स्तर रह जाती है। स्फुटन के समय जल हानि करके अंतः त्वचा की कोशिकाएं, ये वाली अंतः स्तर या इसी को अंतः त्वचा कहा जाता है, सिकुड़ जाती है। इसमें जल का ह्रास होता है और ये क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे संपूर्ण बाह्य सतह पर तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव यानी कि खिंचाव बल के कारण पराग कोश का जो स्टोनियम है वो टूट जाता है, फट जाता है, और दोनों परागधानियों में स्थित परागकण बाहर आने लगते हैं। इसी क्रिया को पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। इसी क्रिया को पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें समझ में आया होगा। यहाँ से आगे के टॉपिक को हम अगले भाग में प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।